नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं वो पिछली वीडियो का अगला पार्ट है, भाग 2, पुनर्जागरण भाग 2। तो पहले पार्ट में भी हमने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि पुनर्जागरण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार ये इटली में फैलता है और इटली से अन्य यूरोप के देशों में इसका प्रसार होता है। और आज हम देखेंगे कि पुनर्जागरण जो है इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताओं में पहली विशेषता थी इसकी मानवतावाद, कि मानवतावाद क्या होता है। तो मानवतावाद में जैसा आपको दिख रहा है कि मानवतावाद में होता है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना, जीवन को समृद्ध, सुखी और उन्नत करना। तो मतलब हम ओवरऑल अगर देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो मानव है या हम इंसान है, उसका जो जीवन है उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, तो ये मानवतावाद है। और इसकी जो विचारधारा होती है इसको मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है, या इसको जो मानने वाले उनको मानवतावादी कहा जाता है। फिर इसमें क्या है कि जो धार्मिक बंधन है, जो अनुचित है, खासकर अनुचित धार्मिक बंधन है, उससे मानव को मुक्त करना। और मानवतावादी क्या पढ़ा करते थे, ये व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन पढ़ा करते थे। मानवतावाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहा जाता है, क्योंकि इसने पहली बार मानव विषय को लेकर अपनी रचनाएं, खासकर जो कविताएं लिखी थी, उसने मानव को विषय बनाकर, खासकर एक औरत है, उसको हम आगे देखेंगे कौन है वो। फिर जो अंधविश्वास है या धर्माधिकारी है उस समय के, जैसे पादरी थे, उनकी आलोचना की गई मानवतावादियों द्वारा। और जो मानवतावादी थे उनमें जो शुरुआती मानवतावादी थे उनके नाम है दांते एलिघारी, जोवानी बोकासियो, निकोलो मैकियावेली। ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे महान लोग थे जिन्होंने मानवतावाद की नींव रखी। अब मानवतावाद में हम आधुनिक काल में जिसको कला विषय या ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है, ये मानवतावादी है। जैसे हम आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम अन्य जो सब्जेक्ट्स है जो आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ में पढ़े जाते हैं, ये सारे क्या है, मानवतावादी है। तो जैसे आप बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये आप क्या है, मानवतावाद पढ़ रहे हो, मानवतावादी विषयों के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, कला का शास्त्री। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट, अब इसमें साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास होता है मानवता में, इसमें हम कह सकते हैं रेनेसांस में या पुनर्जागरण में साहित्य के क्षेत्र में विकास होता है। पहली बात हम करेंगे दांते एलिघारी की। इसका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, और वैसे इसने बहुत सारी किताबें लिखी है, एक मेनली पोइट था, कविताएं लिखता था। तो डिवाइन कॉमेडी इसने एक किताब लिखी है जो कविता के फॉर्म में है, और इसमें इसने जो नरक है और स्वर्ग है उसकी यात्रा का वर्णन किया है, कि भाई एक काल्पनिक स्टोरी है इसकी ये। और साथ ही साथ ये धार्मिक व्यक्ति हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये चर्च में विश्वास रखता था, लेकिन जो भ्रष्टाचारी पादरी थे इसने उनके जीवन की आलोचना की है। दूसरा नाम आता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क का। फ्रांसिस्को पेट्रार्क के बारे में हमने बात की थी, ये पुनर्जागरण का इसको पिता कहा जाता है। इसने लौरा नामक एक स्त्री के विषय में लगभग 300 कविताएं लिखी है। सब क्या है, उसकी सुंदरता से प्रेरित है। तो इस कारण इसको मानवतावाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसका जो विषय था वो क्या था, मानव या एक औरत है। फिर हम बात करेंगे जियोवानी बोकासियो की। जियोवानी बोकासियो का जन्म पेरिस में हुआ था, लेकिन इसका जीवन फ्लोरेंस में व्यतीत हुआ। इसने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन डेकामेरॉन इसकी बहुत फेमस रचना है, जो कि 1349 से 1352 के बीच में लिखी गई थी। डेकामेरॉन में लगभग 100 कहानियाँ हैं, और ये कहानियाँ सामंतवाद या समाज में जो फैले भ्रष्टाचार है
नैतिक भ्रष्टाचार या कोई अन्य या बुराइयां हैं उसके विषय में लिखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरेंस का नाम हमें बार बार आ रहा है, तो फ्लोरेंस का नाम हमें और भी सुनने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कलाकार है उनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। क्योंकि फ्लोरेंस एक सिटी स्टेट थी और यहाँ का जो शासक था वो एक धनी व्यक्ति था और वो मेडुची फैमिली का था, मेडुची फैमिली का। तो उसने साहित्य कला को बहुत प्रोत्साहन दिया, संरक्षण दिया। इस कारण बहुत सारे जो ये साहित्यकार थे, कलाकार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, उनका जन्म या उनका जो हम कह सकते हैं ग्रो अप वो कहाँ हुए, फ्लोरेंस में हुए। तो इसलिए हमें बार बार फ्लोरेंस देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। नेक्स्ट है मिरांडोला। मिरांडोला भी फ्लोरेंस में पैदा हुआ था। उसने बुक लिखी है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486 में। तो ओरेशन में क्या दिया गया, इसमें मानव जीवन के जो वाद विवाद है, मानव जीवन से संबंधित वाद विवाद है, उस पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली भी फ्लोरेंस का था, उसका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। इसने 1513 में द प्रिंस नामक एक ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ में राजनीति से संबंधित विषय लिया गया जिसमें राजनीतिक दशा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस किताब को राजाओं की बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जेफरी चौसर। तो जेफरी चौसर इंग्लैंड का था, हालांकि ये इटली भी आता है, इटली में भी रहता है, यहाँ पर प्रभावित होता है लोगों से। और फिर इसने कैंटरबरी टेल्स नामक एक किताब लिखी। तो कैंटरबरी टेल्स में इंग्लैंड का जो मध्यकाल है उसमें जो बुराइयां थी समाज में उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सर टॉमस मोर। टॉमस मोर ने, ये इंग्लैंड का रहने वाला था, इसने लिखी है यूटोपिया। तो यूटोपिया 1516 में लिखी गई। इसमें भी जो मध्य काल है या उस समय का काल था उसमें जो प्रचलित बुराइयां थी उसकी इसने आलोचना की और एक आदर्श समाज के बारे में अपनी किताब में लिखा है। हालांकि ये किताब लैटिन भाषा में लिखी गई थी और बाद में इसका अनुवाद जो है अंग्रेज़ी में किया गया। नेक्स्ट डेसिडेरियस इरेस्मस। डेसिडेरियस इरेस्मस हॉलैंड का रहने वाला था। ये इंग्लैंड में भी रहता है, ये जर्मनी में भी रहता है, इटली में भी रहता है, स्विट्ज़रलैंड में भी रहता है अपनी लाइफ में। और इसने वैसे बहुत सारी किताबों की रचना की है, लेकिन सबसे फेमस जो इसकी किताब है वो है द प्रेज ऑफ फॉली, या इसका पूरा नाम है इन द प्रेज ऑफ फॉली। तो इसका प्रकाशन 1509 में हुआ था। इसमें चर्च में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके बारे में बताया गया है और इसने ये भी बताया कि चर्च जो है एक धन वसूलने की संस्था मात्र रह गई है या जो पादरी है वो विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। कला के क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कला में ऐसे क्या बदलाव आए। ठीक है, तो मतलब मध्यकाल में कैसी कला थी या इस काल में जो आधुनिक काल है इसमें कला में क्या परिवर्तन हुए। तो जो मध्यकाल की कला थी उसमें एक तो विषय ज़्यादातर क्या थे, धार्मिक विषय थे। दूसरा कलर जो है या रंगों का उपयोग जो है बहुत साधारण रंगों का उपयोग किया जाता था और साधारण चित्र बनाए जाते थे। लेकिन अब आधुनिक काल में हम कह सकते हैं रंगों का चयन भी बढ़ गया। पहले सिर्फ वाटर कलर यूज़ हुआ करते थे, अब ऑयल कलर भी या जो तेलीय रंग हुआ करते हैं उनका भी उपयोग होने लगा। और साथ ही साथ मानव से संबंधित चित्र बनाने, वो भी त्रिआयामी चित्र बनाने शुरू हुए। जैसे आप इसमें देख सकते हो 2 चित्र आपको या 3 चित्र आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, 3 आयामी चित्र है। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है जोटो का। जोटो ने एक तो स्क्रोवेनी चैपल जो कि पडुआ में है उसके दीवारों पर और फिर बेसिलिका ऑफ सेंट फ्रांसिस्क इन एसिसी, यहाँ की दीवारों पर इसने जीसस के जीवन से संबंधित या ईसा मसीह के जीवन से संबंधित
चित्र बनाया है। ये आपको जो दो बड़े चित्र दिख रहे हैं ये दोनों जोटो ने बनाए हैं। तो जोटो ने पहली बार ऑयल कलर का उपयोग किया। फिर अल्बर्ट ड्यूरर वैसे जर्मनी का था लेकिन इटली में भी रहा है। इसने 1508 में प्रेइंग हैंड एक पेंटिंग बनाई जो आपको साइड में दिख रही है। नेक्स्ट आता है लियोनार्डो दा विंची। ये भी फ्लोरेंस का था। इसको हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे गुण थे। ये इसको इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, गणितज्ञ, साहित्यकार, जीवाश्म विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी हम इसको कह सकते हैं। तो इनमें इसने कुछ जो इसकी कृतियाँ उस पर हम बात करेंगे। तो आपको जो कृति यहाँ पे दिख रही है ये पेंटिंग है। इसका नाम है द लास्ट सपर, जो कि सेंटा मैरिया जो गिरजाघर है या चर्च है मिलान में वहाँ पे है, उसकी दीवारों पे बना है। और इसको बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये भी लियोनार्डो दा विंची की कृतियाँ हैं। मोनालिसा आपने सुना होगा। अभी ये लॉवरे म्यूज़ियम में है पेरिस में, जो कि 1503 में बनकर तैयार हुई थी। ये सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है। तो मोनालिसा एक साधारण स्त्री की तस्वीर है लेकिन इसकी मुस्कान बहुत फेमस है। फिर दूसरा आपको जो बीच में चित्र दिख रहा है ये ह्यूमन एनाटॉमी या जो मानव संरचना है उस पर बना एक स्केच है, हम स्केच कह सकते हैं। तो साधारण सा स्केच है लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट इसकी सेल्फ पोर्ट्रेट, मतलब इसके खुद की बनाई हुई अपनी तस्वीर। तो ये भी स्केच की तरह ही बनाई गई है। फिर माइकल एंजेलो की हम बात करेंगे। ये भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। ये चित्रकार भी था, मूर्तिकार था, वास्तुकार भी था। तो चित्रकला में सबसे फेमस इसकी जो चित्र है वो द लास्ट जजमेंट है। तो लास्ट जजमेंट ये आपको यहाँ पे दिख रही है, सबसे जो लेफ़्ट में है ये इसकी पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग जो है सिस्टन चैपल पे बनाई गई है, जो इटली में है, रोम में, वेटिकन सिटी आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर है। तो यहाँ पे इसने और भी बहुत सारे चित्र बनाए थे। ये चित्र सबसे फेमस है। इस चित्र को बनाने में लगभग 8 वर्ष लगे थे। फिर आपको डेविड दिख रहा है, ये मूर्ति है डेविड, ये फ्लोरेंस में है अभी। फिर और एक मूर्ति है पाइटा। ये मूर्ति जो है पाइटा मूर्ति लगभग 16 फुट ऊंची है। इस मूर्ति में जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था, उसके बाद जब उतारा गया तो उसकी माँ के गोद में यीशु मसीह को लटाया गया है, वो इसमें दिखाया गया है। तो डेविड जो मूर्ति है ये लगभग 13 फुट की है। तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक है पुनर्जागरण काल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसने वास्तुकला में किस तरह का सहयोग किया है। जो है आप बिल्डिंग देख रहे हो ये सेंट पीटर्स बेसिलिका है जो वेटिकन सिटी में है। इसका जो गुंबद है ये माइकल एंजेलो ने डिज़ाइन किया था। तो गुंबद आपको ऊपर दिख रहा है टॉप में, और साइड में इसकी अंदर से तस्वीर ली गई है। फिर हम बात करेंगे फिलिपो ब्रुनेस्की की। ये भी फ्लोरेंस का था। ये आपको जो डोम यहाँ पे दिख रहा है, गुंबद दिख रहा है, इसका डिज़ाइन ब्रुनेस्की ने तैयार किया था। तो ये जो है ये कैथेड्रल ऑफ सेंट मारिया है जो कि फ्लोरेंस में है। फिर दोनातेल्लो ये मूर्तिकार था। दोनातेल्लो ने एक तो गाटा मेलाटा, जो घोड़े पर आपको एक पुरुष दिख रहा है, ये एक मूर्ति है। दूसरी इसकी फेमस मूर्ति है जॉन ऑफ इवेंजलिक्स। तो जॉन ऑफ इवेंजलिक्स जो है ये मार्बल की मूर्ति है। तो इसके अलावा और भी इसने बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में क्या सुधार हुए या क्या क्या आविष्कार हुए। इसमें विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नाम आता है कोपरनिकस का। कोपरनिकस जो है पोलैंड का रहने वाला था। इसने पहली बार ये सिद्ध करने की कोशिश की, या पहली बार इसने ये सिद्धांत दिया कि जो यूनिवर्स का सेंटर है, ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं बल्कि क्या है, सूर्य है। लेकिन इसके सिद्धांत को उस समय नकारा गया। फिर हम बात करेंगे वेसिलियस की। वेसिलियस जो है ये मानव संरचना पर इसने काम किया है और इसकी बुक का नाम है ऑन एनाटॉमी, जो कि 1543 में पब्लिश हुई। फिर गैलीलियो पीज़ा में पैदा हुआ था लेकिन फ्लोरेंस में इसका पालन पोषण हुआ। इसने 1609 में दूरबीन का आविष्कार किया
और इस दूरबीन और अन्य उपकरणों की सहायता से इसने कोपरनिकस की थ्योरम को साबित किया। और ये सारी डिटेल हमें कहाँ मिल रही है? डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स, जो कि 1632 में पब्लिश की थी। फिर केपलर जर्मनी का था। इसने बहुत सारी किताबें लिखी है। इनमें से कुछ ये एस्ट्रोनोमिया नोवा, हार्मोनिसस मंडी एंड एपिटोम एस्ट्रोनोमाए और या कोपरनिकाए, ये इसकी किताब है। इसमें इसने ये साबित किया कि जो ग्रह है वो गोलाकार नहीं घूमते बल्कि अंडाकार घूमते हैं, या अंडाकार इनका जो रास्ता है सूर्य के चारों ओर घूमने का वो क्या है? अंडाकार है। फिर विलियम हार्वे इंग्लैंड का था, लेकिन इसकी उच्च शिक्षा पडुआ जो कि इटली में पड़ता है वहाँ पे हुई थी। इसने बुक लिखी है एनाटॉमी अकाउंट ऑफ द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, मतलब जो रक्त संचार है मानव शरीर में वो किस तरह का होता है, उस पे इसकी ये किताब है। फिर नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन का नाम आप सबने सुना होगा, ये भी इंग्लैंड का था। इसकी बुक का नाम है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जो कि 1687 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में इसने गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत है उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट, अब इतनी सारी जो बातें हो चुकी है, इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव समाज में, राजनीति में, विज्ञान में किस तरह का पड़ता है? तो पहले तो हम बात करेंगे कि जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हुई समाज में, मानव में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि इतने सारे आविष्कार होने लगे, मानवतावाद के विषय में पढ़ाया जाने लगा, लोगों ने फिर सोचना शुरू किया, जिस कारण उनकी जिज्ञासा जो है जिज्ञासा बढ़ने लगी अनेक विषयों को लेकर। फिर मानवतावाद की भावना का प्रसार हुआ। मानवतावाद के बारे में इतना पढ़ा जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो जिस कारण मानव के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया और मानवतावाद की जो भावना है उसका प्रसार हुआ। स्त्रियों की स्थिति में सुधार इसलिए हुआ क्योंकि जब लोग मानव के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी लिखना शुरू किया। स्त्रियों को विषय बनाया अपनी कविताओं का, कहानियों का। तो मानव तो क्या, हम ये कह सकते हैं कि स्त्री की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। स्त्रियां जो है राजनीति में, व्यापार में, ठीक है, परिवार में, डिसीजन मेकिंग में वो भाग लेने लगी। फिर नेक्स्ट, नैतिकता का पतन। अब ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं। नैतिकता का पतन कैसे हुआ? क्योंकि जो मध्यकाल में जो लोग थे वो धर्म के नाम पे थोड़ा डरते थे, तो अनैतिकता से वो बचते थे। लेकिन अब लोग भौतिकवादी हो गए, तो भौतिकवादी होने का उनके पास धन आ गया, वो ऐशो आराम की पूरी सामग्री अपने तैयार करने लगे, उसका यूज़ करने लगे, उपभोग करने लगे, जिस कारण जो है नैतिकता का पतन होने लगा। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास हुआ। अनेक विद्यालय खोले गए पूरे यूरोप में, पूरे इटली में, जिस कारण शिक्षा का प्रसार हुआ। फिर ललित कलाओं का विकास। ललित कलाओं में हमने देखा कि किस प्रकार से चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला कला में विकास हुआ। वैज्ञानिक आविष्कार हुए, अभी हमने बात की थी वैज्ञानिक आविष्कारों की। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक खोजें। अब इतने आविष्कार होने लगे, जहाजी यात्राएं उससे आसान हो गई, दूर दूर की यात्राएं आसान हो गई, जिस कारण फिर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलिन जैसे लोगों ने नई भौगोलिक खोजें करना शुरू कर दी। फिर व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। जब नई भौगोलिक खोजें हुई तो वहाँ के लिए व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ने लगा, जिसका सारा प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है? यूरोप में समृद्धि आने लग जाती है। उद्योगों का विकास हुआ। नए जब क्षेत्र खोजे गए तो वहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड थी, या यूरोप में जिस चीज़ की डिमांड थी, उन सभी के उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो है कई उद्योग यूरोप में स्थापित होने लगे। फिर उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिला। उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन कैसे मिला? क्योंकि जब नई भौगोलिक खोजें हुई तो वहाँ के भूमि पर कब्जा करने के लिए, वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय देशों में होड़ लग गई। तो इस तरह से उपनिवेशवाद का जन्म हुआ या उसको प्रोत्साहन मिला। फिर प्रबल राजतंत्र का उदय। प्रबल राजतंत्र होते शक्तिशाली राजा,
या राजतंत्र, बड़े बड़े राज्य, वो इसलिए उदय हुआ क्योंकि जब इतना कुछ नए आविष्कार होने लगे, मनी सर्कुलेशन बढ़ गया, लोगों में समृद्धि आ गई, तो इससे राजा भी समृद्धि हुए, उनको टैक्स मिलने लग गया। नए नए आविष्कार होने से उनके पास जो मिलिट्री पावर है उनकी वो बढ़ने लगी, तो उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने शुरू किए। फिर सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन हुआ क्योंकि जो किसान पहले उनके अधीन कार्य किया करते थे, अब उन्होंने शहरों में आकर काम करना शुरू किया। उद्योग धंधों में उनको नौकरियां मिलने लगी, अन्य कार्यों में उनको नौकरी मिलने लगी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ राजा जो थे उनकी स्थिति मजबूत हो गई, तो जिस कारण जो है फिर सामंतवाद को झटका लगा, तो सामंतवाद धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। फिर युद्ध के नए तरीके। युद्ध के नए तरीके कैसे? तोप का आविष्कार हुआ, बारूद का यूज़ होने लगा, बड़ी बड़ी शक्तिशाली आर्मी बनने लगी, नौसेना बनने लगी। तो ये सारे युद्ध के जो पुराने तरीके थे उससे अब नए तरीके की तरफ यूरोप बढ़ने लगा। तो ये सब था आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसका प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।